तो चलिए आज हम इस क्लास में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत देखेंगे। तो इसमें भारत के इतिहास और वो भी प्राचीन। तो भारत का इतिहास, जैसा कि आप देख रहे हैं टॉपिक, भारत का इतिहास उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह महाद्वीप भारत के नाम से ज्ञात है ना। तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक हमारा जो भारतवर्ष है वो भारत के नाम से या भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश, देखिए ये भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत के संतान कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को एक समूह का नाम था। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद, है ना। तो बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, जो भारत के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि रामायण से रिलेटेड है, जिसमें हमारे राम भगवान को नाम से रामायण प्रसिद्ध है। इसमें उनके 4 भाई होते थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो उसी भारत के नाम से हमारा देश जो है भारत रखा गया और उसे परिचित किया गया। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्बूद्वीप के नाम से जानते हैं, अर्थात इसको जम्बू भी कहा जाता है। जम्बू के मतलब होता है जामुन, जो एक फल के रूप में जाना जाता है, वृक्षों का द्वीप कहते हैं। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु नद कहकर हिंदू कहते थे, है ना। प्राचीन ईरानी जो थे वो सिंधु के नाम से जोड़ते थे और सिंधु को उन्होंने हिंदू के नाम से प्रसिद्ध किया और सिंधु के जगह पर वो हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाने लगा। यूनानी इसे इंदे, यूनानी क्या बोलते थे? इसको इंदे, और अरब इसे हिंद कहते थे, है ना। यूनानी लोग भारत को इंदे कहते थे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। जब मध्य काल आया तो हमारे देश को क्या कहा जाने लगा? तो हिंदुस्तान। तो यह शब्द भी फारसी शब्द है, हिंदू से बनता है। चलिए आगे देखते हैं। यूनानी के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। यूनानी लोग जब इसे इंदे कहने लगे भारत को, तो अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगा। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांटती है। विंध्य के जो पर्वत श्रृंखला है वो भारत को कितने भागों में बांटता है? तो 2 भाग में बांटता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, भारत को कितने भागों में? तो 2 भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपिया परिवार की भाषाएं बोलने वाले की, और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वाले को बहुमत है। तो 2 भाग में बटा, उत्तर में इंडो यूरोपिया परिवार और दक्षिण में द्रविड़ परिवार, है ना। इसी के भाषा से बहुमत मिला और भारत को जाने लगा। देखिए नोट में दिया है, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है। भारत में जितने भी जनसंख्या है उनका निर्माण किन किन नस्लों से हुआ है? तो उनका नस्ल है, एक बार आप देखेंगे, कई बार एग्जाम में भी पूछा है इसको, इसका प्रोटो ऑस्ट्रियाड और पैलियो मेडिटेरियन और काकेसाइड और नीग्रोयड और मंगोलाइड के नाम से, है ना। इन्हीं के
नस्ल का हमारा देश में जितने भी जनसंख्या है निवास करते हैं, है ना। तो चार कितने हैं? चार, प्रोटो, ऑस्ट्रेलॉइड और पैलियो मेडिटेरियन और काकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये पूछेगा इसमें क्वेश्चन में। इससे क्वेश्चन बनेगी कि हमारे देश के जो नस्ल हैं, हमारे देश के लोग का नस्ल वो किन किन नस्लों का मिश्रण है, तो ये आप बता पाएंगे। भारतीय इतिहास को अध्ययन का सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। भारत के इतिहास को अध्ययन के लिए मुख्यतः 3 भाग में बांटा गया है। क्या क्या? तो पहला है प्राचीन भारत, जैसा कि आप देख रहे हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, है ना। तो सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे दिया जाता है? इतिहासकार क्रिस्टोफ, किसको? इतिहास क्रिस्टोफ सेलियस को। तो भारत के इतिहास को 3 भाग में बांटा है, तो उसको किसने बांटा? क्रिस्टोफ सेलियस, जो इतिहासकार थे, वो कहाँ के थे? जर्मन के थे। और ये इनकी काल कब तक रहा? 1638 से 1707 AD तक, है ना। तो चलिए अब आगे देखते हैं प्राचीन भारत। एक भारत का नाम के बारे में हम लोग डिफिनेशन देखें, और कि भारत को भारत आखिर क्यों कहा गया। तो मंगोलियों ने कुछ कहा, अंग्रेज़ों ने इंडिया कहा, कोई जम्बू द्वीप कहा, तो किसी ने अलग अलग नाम से इसका उच्चारण किया। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कहाँ कहाँ हैं? तो प्राचीन भारत इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त हुआ है ना। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, जो सोर्स ऑफ, है ना, हिस्ट्री जो भारत का रहा है, वो 4 स्रोत से प्राप्त हुआ है। पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशियों का विवरण और पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से भी हमें मिला है ना, हमारे देश के और भारतीय प्राचीन इतिहास का स्रोत और विदेशियों का विवरण, कि हमारे भारत में कब कब कौन कौन लोग आए, उन्होंने क्या किया, किस नाम से इसको उच्चारण किया, क्यों किया, ये विदेशियों का विवरण से प्राप्त होता है। पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य, जैसे हड़प्पा हो गया, सिंधु हो गया, है ना, लोथल हो गया। तो हड़प्पा काल जो है वो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से प्राप्त हुआ है। मतलब खुदाई या किसी विशेष चीज़ को जब खुदाई करते हैं, तो जब प्राप्त होता है तो उससे हम कुछ साक्ष्य प्राप्त करते हैं, तो उसको पुरातत्व संबंधी साक्ष्य बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी क्या क्या है? तो भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। भारत का सबसे प्राचीन जो है पुराना धर्म ग्रंथ कौन है? वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है ना। वेद सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है, और उनका संकलनकर्ता कौन है? कौन लिखे थे उनको? तो वेद व्यास ने लिखा था। वेद वसुधैव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा ऋषि मानती है। वेद 4 होते हैं। वेद क्या होते, कितने होते हैं? तो वेद 4 होते हैं, है ना। कौन कौन वेद 4 होते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद, है ना। तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है, और ये चारों वेद को हम किस नाम से जानते हैं? तो संहिता के नाम से जानते हैं। इसे संहिता कहा जाता है ना। तो यहाँ तक आपको आई होप कि क्लियर हुआ होगा कि वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। और ये चारों वेद का अलग अलग एक महत्व है। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे। तो
इसका सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ऋग्वेद को। और ये चारों वेद को हम संहिता के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए, कई बार क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो अब जानते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद क्या है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है ना। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को, है ना, जो इकट्ठा किया जाता है उसको हम ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल होते हैं। कितने मंडल? 10 मंडल, 1028 सूक्त, है ना, एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होर्ती कहते हैं, है ना। जो ऋग्वेद पढ़ते हैं पूरी तरह से तो उसको हम क्या बोलते हैं? होर्ती कहते हैं। जैसा कि आप लोग देखें हैं कि ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बनाए जाते हैं। इस वेद में आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है ना। ऋग्वेद को पढ़ने से हमें क्या प्राप्त होता है? तो आर्य के राजनीतिक प्रणाली, आर्य जो हमारे भारत आए थे तो उनके राजनीतिक प्रणाली क्या था, आप ऋग्वेद पढ़ेंगे तो पता चलेगा। इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में और भगवान ईश्वर जो मानते हैं उनके महिमा के बारे में भी जानकारी ऋग्वेद से मिलता है। इसे हम सबसे प्राचीन वेद भी कहते हैं। तो विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद, है ना। तो ऋग्वेद को कौन तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। देखिए, गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, आप जानते होंगे। तो ऋग्वेद को किसने लिखा है? तो विश्वामित्र ने। और ये तीसरे मंडल में सूर्य देवता को सावित्री को समर्पित है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। देखिए, कई बार ये क्वेश्चन आपको पूछा भी गया है कि 9वें मंडल में जो है ऋग्वेद का 9वां मंडल किसको समर्पित है? तो सोम का, है ना, सोम का। और किसका उल्लेख मिलता है? तो सोम का उल्लेख मिलता है। इसके 8वें मंडल के लिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। जो 8वां मंडल होता है उसके लिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है ना। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? तो 10वां। इसमें नदी स्तुति सूक्त, नदियों की प्रशंसा, है ना। ऋग्वेद में सबसे बड़ा मंडल 10वां है और इसमें नदी स्तुति सूक्त, नदियों की प्रशंसा प्राप्त होती है इसको पढ़ने से। और नदियों की प्रशंसा के बारे में हमें प्राप्त होता है विशेष जानकारी। पुरुष सूक्त, वैदिक समाज शास्त्र भी इसमें पढ़ने से प्राप्त होता है और उनके बारे में जानकारी प्राप्त होता है। तो चलिए, आई होप नेक्स्ट हम और इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और अगला सेशन में आपको 3 वेदों के बारे में और बताएंगे। तो थैंक यू।